आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं इश्क छुपता नहीं लास्ट एपिसोड। कल उसकी आंख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी। गुमान तक ना हुआ वो बिछड़ने वाला है। मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। बीता वक्त लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन भविष्य की कड़ी तो उसके हाथ में है। और वर्तमान जो वो सुधार कर रहेगा। अंशिका जब तैयार होकर आई तो देखा पापा मम्मा दोनों ही उसके साथ खेलने में व्यस्त थे। ऑफिस नहीं चलना आपको, या दिन भर इसके साथ ही खेलना है? अंशिका ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। अरे भाई, इसके साथ ही क्यों खेलना है? ऑफिस का काम कौन करेगा? ये तो हमें अपने खेल में ही लगाए रखेगा। अब इसे संभाले घर पर रुके हुए लोग। हम तो चले ऑफिस, अमर ने कहा और उसे पूनम की गोद में दे दिया, जो अभी अपनी नन्ही सी गुड़िया को लेकर वहां आई थी। जब दोनों बच्चों को एक साथ लिए खड़ी थी। मैं दोनों को एक साथ कैसे रखूंगी? मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, प्लीज एक को गोद में ले लो, उसने तेज आवाज में कहा तो अमर बोला, प्रैक्टिस करो। जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी तो रखते हैं। रखते हैं ना, पर जरूरी थोड़ी है दोनों को एक साथ गोद में उठाए घूमे। अंशिका ने कहा और अपनी प्यारी सी भतीजी को गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया जब से अभय और प्रेमांश एक साथ वक्त गुजारने लगे हैं। बिल्कुल एक बाप और बेटा जैसा रिश्ता उनमें है। रात से वो नोटिस कर रही थी अभय उसको लेकर कितना संजीदा है। उसके मन में खुशी की एक लहर सी उठी कि प्रेमांश पिता के प्यार से महरूम नहीं है। माँ ने सच कहा था, दूरियां मिटाने से मिटती हैं। उनकी ये करीबी भी उनके बीच दूरियां कम करने का काम कर रही थी। चलो सब साथ चलते हैं, कहते हुए अभय ने कार बाहर निकाली। अमर, अंशिका और पापा उसके साथ ही जाकर गाड़ी में बैठ गई। माँ और पूनम बच्चों को लिए खड़े थे। माँ, वैसे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर ये ज्यादा परेशान करे तो आपको तो भाभी या फिर माँ को बुला लीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं ध्यान रख लूंगी, माँ ने कहा और सब अपने अपने ठिकाने चले गए। दरवाजे पर टक टक की आवाज ने उसका ध्यान हटा दिया। कम इन, काम करते हुए ही उसने कहा। सामने देखा तो विनय को खड़ा पाया। क्या हुआ, कोई काम था तुम्हें? अंशिका ने दो टूक पूछा। सॉरी अंशिका, मैंने तुम्हारे साथ जो किया और उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तुमसे काफी दिनों से माफी मांगना चाहता था। तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया था। प्रेम की मौत, अभय से तुम्हारी शादी, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ की तरह है। शायद मैं वो गलती ना करता तो आज हम खुशी से साथ रह रहे होते, पति पत्नी बनकर। मैं तुम्हें, अंशिका ने हाथ दिखाकर बोलने से उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। जो भी तुमने किया, जो भी तुमने अभी कहा, तुम्हें दोनों बातों के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि माफी भी मांगनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। इतने नासमझ तो नहीं हो तुम। अब जब मैं किसी और की पत्नी हूँ, तुम्हारे मन में ख्याल भी आना कि कभी हम साथ थे या होंगे, दोनों ही गलत है। शिका, ये तो प्रेम की मर्जी थी, तुम्हारी अपनी खुशी का क्या? क्या तुम अभय के साथ कभी घर बसाना चाहती थी? वो अलग मैटर है और इसमें मेरी परिवार की रजामंदी शामिल है। मैंने उनके साथ घर बसाने का सोचा हो या नहीं, पर तुम्हारे साथ तो कभी नहीं सोचा था। वो मेरे परिवार का लिया डिसीजन था, जो गलत साबित हुआ। ये भी मेरे परिवार का लिया हुआ डिसीजन है, जो मेरे लिए सही है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। अंशिका ने सीधी और स्पष्ट बात कही। उसके शब्दों में कटाक्ष था। सही और गलत की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है वो इंसान पूरे का पूरा गलत है। तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो मिस्टर। अंशिका ने आंखें निकालकर उसे फिर रोक दिया। सच कह रहा हूँ। एक इंसान जो झूठ ओढ़कर घूमता है, झूठ पहनता है, झूठ ही खाता है, झूठ का लबादा उड़े ही जा रहा है, वो सच और झूठ की बात कर रहा है। अंशिका शब्दों के बाण निरंतर चलाए जा रही थी। भरोसा नहीं है ना तुम्हें मुझ पर? मैं बताता हूँ। तुम्हारे कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन की फोटोग्राफ्स मुझ तक कैसे पहुंचे? किसने पहुंचाई, जानती हो तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसको कुछ गलत करना होता है वो कोई भी रास्ता ढूंढ लेता है। जिसके दिमाग में साजिश चल रही होती है, उसके लिए ये हासिल करना कौन सी बड़ी बात है? नहीं, तुम्हारी एक गलत फहमी दूर भी कर देता हूँ। मुझे इसके लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये फोटोग्राफ्स अभय ने मुझ तक पहुंचाई थी। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है, उसका जरिया अभय ही है। और अब तुम उसके साथ बसने की बात कर रही हो, जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी, तुम्हें बदनाम कर दिया। अच्छा। अंशिका के चेहरे पर तंस भरी मुस्कान आ गई। उन फोटोग्राफ्स का क्या, जो मेरी प्रेम के साथ थी?
उनकी हकीकत याद दिलाऊं तुम्हें, उस इंसिडेंट से जस्ट पहले मेरे साथ क्या होते होते बचा था। उसमें तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? वो तो सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था तब। उसको कैसे जस्टिफाई करोगे तुम? विनय को अपने किए पर वाकई शर्मिंदगी हुई। अंशिका ने उसे आईना दिखाया था, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बहक गया था। अच्छा, तुम बहक गए थे, और तुम्हारे उस बहकने का नतीजा मालूम है तुम्हें। अगर मैंने हिम्मत ना दिखाई होती तो क्या अनर्थ हो जाता। अभय ने जो भी किया सोच समझकर पूरे होशो हवास में किया होगा, जिसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा होगा। तुम कितने मतलबी हो यह मैं जानती थी, कितने लालची हो ये आज पता चल गया। उसके लिए मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांग चुका हूँ। अंशिका, मैं वाकई गिल्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन इससे अभय का गुनाह माफ़ नहीं हो जाता। तुम अब तक झूठ में जी रही थी, यहाँ तक कि प्रेम जानता था, लेकिन अपने भाई के किए पर आसानी से पर्दा डाल दिया। उसे तुम्हारी फिक्र नहीं थी, उसे अपना भाई प्यारा था। छी, शर्म करो। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है और जिसकी बदौलत तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर बात करने की औकात रखती हो, कम से कम उसको तो बख्श दो। क्या बिल्कुल भी लिहाज नहीं बचा तुम्हें? इतना ढीठ, इतना बेगैरत इंसान नहीं देखा मैंने। अंशिका ने सख्त होकर धमकी देती हुई कहा। और रही बात अभय के फोटोग्राफ्स तुम तक पहुंचाने की, तो मिस्टर विनय, लेट मी क्लियर फर्स्ट, ये बात मुझे मालूम है, वो भी काफ़ी अरसे से। प्रेम ने खुद बताया था, रीज़न भी समझाया था। और एक बात, मैं अभी की शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी, जो उसने ये किया, जिसकी वजह से तुम जैसे इंसान से मेरा पीछा छूट गया। वरना आज मैं तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती, जिसको एहसानमंद होना चाहिए, एहसान फरामोश हो रहा है। उस आदमी ने इस काबिल समझा कि वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लायक है। गलतियाँ होती हैं, माफ़ की जाती हैं। उस इंसान की बुराई करने से भी बाज नहीं आता। उस इंसान को मैं क्या ही कहूँ। दूसरी का कॉलर पकड़ने से पहले अपने गिरेबान में झांको। अगर किसी ने तुम्हारा किसी दिन गला पकड़ लिया तो छुड़ाते नहीं बनेगा तुमसे। अंशिका पूरे तैश में थी। अभय के बारे में एक और बात, उसका इरादा हमेशा से सही था। भले ही उसने वो फोटोग्राफ्स तुम तक भिजवाए, ना तो तब उसका इंटेंशन गलत था और ना ही अब है। उसने जो भी किया उसमें मेरी ही भलाई थी। आगे से एक बात और ध्यान रखना उसके बारे में, बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। अभय मेरे बच्चे का बाप है, मैं कोई अपशब्द उसके बारे में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम बाज ना आए अपनी हरकतों से, तो इस ऑफिस से तो क्या, इस शहर से ही रहना भुला दूंगी। नाउ यू कैन गो। अंशिका के लहजे में वार्निंग थी। आखिरी बात कहते कहते उसे अभय का रवैया याद आ गया। रात से लेकर सुबह तक कुछ इस तरह से उसके नन्हे प्रेमांश को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए करता है। उसके फीलिंग्स में कोई मिलावट, कोई दिखावा नहीं था तो सिर्फ प्यार, बेपनाह प्यार जो एक बाप अपने बच्चे से करता है, बिना किसी स्वार्थ के। अंशिका ने उसे लताड़ कर कमरे से बाहर निकाल दिया। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंशिका की आवाज़ फिर गूंज उठी। वो उसे अंतिम चेतावनी देकर भेजना चाहती थी, ताकि मुड़कर ऐसे जुर्रत फिर कभी ना करे। मिस्टर विनय, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आइंदा अगर ऐसी कोई भी हरकत की तो सामने अभय होंगे, प्रेम नहीं, जिनको सबकी गलतियां माफ़ करना आता हो। अभय याद है ना, पिछली बार आपकी हरकत पर क्या सलूक किया था आपके साथ। वो सज़ा देना जानते हैं और बदला लेना भी, इसलिए अगला कदम सोच समझ कर उठाना, कि लोभ और अंधे लालच में पड़कर जान है तो जहान है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका लालच आपको ले डूबे। अंशिका ने यह पूरे यकीन के साथ कहा, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। विनय ने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो ठिठक उठा, क्योंकि सामने अमर और अभय खड़े थे। अमर उसे मुस्कुराहट के साथ देख रहा था, मानो उस पर अट्टहास कर रहा हो। ये मुस्कान थी बहुत ही विनय को नीचा दिखाने के लिए। वहीं अभय की आंखें अंगारे उगल रही थी, जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि अंशिका ने जो अभी अभी कहा उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। आज वो एक और हकीकत से रूबरू हुआ था। अब अंशिका को पाने का ख्वाब उसे छोड़ देना चाहिए। विनय अपना सा मुंह लेकर चला गया, शायद इस बार हमेशा हमेशा के लिए। अब वो उसकी ज़िंदगी में और अधिक दखलंदाजी नहीं कर सकता था। अपने कदम वापस खींच लेने में ही उसने अपनी भलाई समझी। वेल डन सिस्टर, आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्या खूब पकड़ा उसका लालच और उसे यहाँ खींच लाया। तुमने कैसे जाना? भैया, लालच लोगों की यही पहचान होती है। जहाँ उन्हें अपना मतलब और फ़ायदा दिखता है, वह मधुमक्खी की तरह मंडराते हैं। ये मीठी छुरी है जो अपना फ़ायदा देखकर किसी का गला काटने से भी नहीं कतराते।
उन्हें बस अपने नफ़े नुकसान की फ़िक्र होती है। बस यही पहचान है। और यहाँ तो 25% ही कि सीधे सीधे हकदार हूँ मैं, और अभय की प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार हूँ। जाहिर सी बात है, यही वजह रही होगी जो उसका ज़मीर जाग उठा और माफ़ी मांगने आ गया कि क्या पता कोई बात बन ही जाए। अंशिका की बात सुनकर अमर को बड़ी खुशी हो रही थी। सच कहता था, अभय का असर बड़ी जल्दी होता है उस पर। अमर सोच कर ही मुस्कुरा दिया। बड़ी अच्छी जोड़ी जमेगी दोनों की। अभय अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था, लेकिन अंशिका फोटोग्राफ्स वाली बात जानती थी, इसीलिए उससे हिचकिचाहट भी महसूस हो रही थी। वो कैसे बात करें, अमर समझ सकता था, इसीलिए उन दोनों को अकेले छोड़ देना इस वक्त के लिए बेहतर था, ताकि दोनों खुलकर बात कर सकें और अपने गिले शिकवे मिटा सकें। अमर ने अभय की ओर आंखों से इशारा किया और कमरे से बाहर चला गया। अंशिका एकदम नॉर्मल होकर काम कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभय के लिए शुरुआत करना मुश्किल हो रहा था। उसने लंबी सांस खींची। अंशिका, मैं जानता हूँ तुम्हें मालूम है कि उन सब परिस्थितियों के पीछे मैं था। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सच में मैं था, और जैसा तुमने कहा मेरा इरादा वाकई गलत नहीं था। अभय अपने मुंह से सच कहना चाहता था, आखिर कह दिया। और वो एक अपराध बोध जो सीने में पिछले 5 सालों से लेकर घूम रहा था, आज अंत में हट ही गया, जिससे वो खुद को आज़ाद और हल्का महसूस कर रहा था। अभय, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। मैंने कहा ना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी, और हमेशा रहूँगी। उस आदमी के चंगुल से निकालने के लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्र अदा करती हूँ। फिर भी क्या तुम्हें एक बार भी बुरा नहीं लगा? ये जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। नहीं, जब वजह पता चली तो बुरा नहीं लगा। और वैसे भी विनय सही कह रहा था, आपके भाई को आप बहुत प्यारे थे। मेरे कानों में उन्होंने बात डाली ही कुछ इस तरह से कि मुझे आप पर कभी गलत लगे ही नहीं। कहकर अंशिका हंस दी, लेकिन आंखों में नमी आ गई थी। शायद जुबान पर आया प्रेम का नाम जहन में कुछ यादें ताज़ा कर गया था। अभय भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने नाम में गर्दन हिला दी, आंखें बंद की और प्रेम को मन ही मन धन्यवाद दिया। प्रेम के कई शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। सब ठीक होगा अभय, तुम फिक्र मत करो। क्या ये कहने के पीछे यही वजह थी कि वो मेरे लिए सब कुछ ठीक करके गए थे? हो, थैंक यू भाई। अभी आप हैं, आपकी बहुत याद आती है। काश आप मेरे पास ही होते। सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। वक्त को तो जैसे पंख लगे होते हैं, वो अपनी गति से चलता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। पलक झपकते ही दिन बीत जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। अगर कोई खड़ा था वहीं के वहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वो अंशिका थी, जिसने खुद को आगे बढ़ने से रोक लिया। और उसे वहीं खड़ा देख अभय भी वहीं रुक गया था। वो भी ठहरा रहा। अब तक जिंदगी में जैसे भी मोड़ आए, पर अब हाथ पकड़कर संग संग चलेंगे। तब तक रुकना था जब तक अंशिका आगे नहीं बढ़ेगी। उसको और वक्त चाहिए था। कभी उसने खुलकर जाहिर नहीं किया, पर अभय ने उसे प्रेम के एहसासों में जीते देखा था। उसके लिए छुप छुप कर रोते देखा था। सबके सामने भले ही मुखौटा लगाकर रहती, पर मन के जख्म उससे छुपे नहीं थे। इसीलिए खुद को बांधे रखा विश्वास की डोर से, ताकि उनका रिश्ता छटक कर टूट ना जाए। उसने खुद के मनोभावों पर नियंत्रण रखा, लेकिन वो एक रास्ते के दो अलग अलग छोर पर खड़े थे। उनके बीच की दूरी दिख रही थी, लेकिन मिट भी नहीं रही थी। दोनों में से किसी ने कोशिश नहीं की। अभय मनमानी करना नहीं चाहता था। अंशिका भी प्रेम की मोहब्बत के शहर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। प्रेमांश का बर्थडे आने वाला था। पिछली बार प्रेम की मौत की वजह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। वो 4 साल का हो गया था। फिर अभय और अंशिका की शादी भी बहुत ही सादे ढंग से हुई थी। इसीलिए माँ पापा ने सोचा कि बर्थडे के साथ एक बड़ी पार्टी रख लेते हैं। उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं जताया। माँ पापा ने इतने मन से कहा था, उनका मान रखना ज़रूरी था। मामा, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, यूं ही ज़रा सा काम। मिल गई माँ के पास आने की फुर्सत। अंशिका मायके गई तो उसकी माँ ने उससे शिकायत कर रही थी, बस ऑफिस घर और प्रेमाश के साथ वक्त का पता ही नहीं लगता मम्मा। सामने ही घर है, फिर भी तुम्हें कई दिनों तक देख नहीं पाती हूँ। खुद को इतना कहाँ डुबो लिया है बच्चे? बस ना मम्मा, वही सब है बस। अंशिका के चेहरे पर थोड़ी मायूसी छा गई। उसे इस तरह उदास देखकर उसकी माँ के चेहरे पर भी उदासी छा गई, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। काम और घर परिवार की देखभाल के अलावा उसकी जिंदगी से प्यार का रंग उड़ चुका था। एक खालीपन था जो कोई भी भर नहीं पा रहा था। एक इंसान को छोड़कर सब थे उसके पास, फिर भी उसकी दुनिया में खालीपन था। मम्मा, भाभी कहाँ हैं? मुझे काम था उनसे। अंदर है, जब से पार्टी का सुना है अपने कपड़ों में ही उलझी है, सेलेक्ट कर रही है। अभी कह रही है नए लाऊंगी।
तुम तो जानती हो कितना शौक है उसे तैयार होने का। याद है मुझे, यही काम था मुझे उनसे। समझ नहीं आ रहा पार्टी में क्या पहनूं, तो सोचा भाभी से हेल्प ले लूं, इसीलिए उनको बुलाने आई थी। अंदर है, ये तो वो खुशी खुशी कर देगी, चाहे पूरे मोहल्ले की ड्रेसेस सेलेक्ट करवा लो उससे। तुम जाकर मिल लेना, पर पहले यहाँ मेरे पास आकर बैठो कुछ देर। जी मॉम, आपके पास ही बैठी हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। कहिए ना, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत? आजकल ज़रूरत लगने लगी है। मतलब? उसने हैरानी से माँ को देखा। मतलब तुमने अपने चारों कठोरता का आवरण जो ओढ़ रखा है, इतने आसानी से इसमें किसी को घुसने नहीं दोगी। ऐसा नहीं है माँ। माँ ने अपना काम बीच में छोड़कर और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बैठ गई। माँ का स्पर्श प्यार भरा होता है। उस स्पर्श ने अंशिका के चट्टान हुए मन को मोम की तरह पिघला दिया। नादान नहीं थी, सब समझती थी माँ क्या कहने वाली है। मैं कुछ कहूँ तुमसे? माँ के कहने पर अंशिका ने हाँ में गर्दन हिलाई। कब तक एक जगह ठहरी रहोगी? तुम्हें लगता होगा तुम बहुत बदनसीब हो जो कम उम्र में तुम्हारा पति गुजर गया, लेकिन वो जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू पर तुमने गौर ही नहीं किया। मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी किस्मत वाली है जो उसका उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया। खुशनसीब है तो जो एक अच्छा इंसान पति के रूप में मिला। उसको यूँ नज़रअंदाज मत कर बेटा, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इस तरह तो तुम खुद और उसे दोनों को तकलीफ दे रही हो। पर माँ, मुझे बोलने दो बेटा। ना जाने कितनी ही औरतें ऐसी होती हैं जिनका घर एक बार टूटने के बाद नहीं बस पाता, लेकिन तुम्हारे हिस्से में तो प्यार करने वाला उम्दा शख्स आया है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, जिसे तुम नज़रअंदाज कर रही हो। तुम क्यों जानबूझकर अभागन बन रही हो? रुपया, पैसा, कामयाबी जीवन में सब अपनी जगह है। उनकी अलग अहमियत है, लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए, उसे पल पल महसूस करने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। वो है सुकून, जो तुमने खो दिया है। बेटा, उसे वापस हासिल करो। तुमसे दूर नहीं है वो, बस तुम आंखें बंद करके खड़ी हो। अपने इस कवच से बाहर निकलो। इस खोल में रहकर तुम्हें ज़िंदगी जीने का ढंग नहीं आएगा। उस इंसान को अपना लो जो तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी का जरिया बनकर आया है, खुशियाँ लेकर आया है। उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ। किसी के चले जाने से जीवन नहीं रुकता, वो निरंतर गतिमान रहता है। जो सृष्टि का बनाया हुआ नियम है, उसको रोकने टोकने वाले हम कौन हैं? क्योंकि हमें भी तो जाना वही है। सब सृष्टि में ठहराव नहीं आता तो हम क्यों ठहर जाते हैं? खुद पर दबाव मत डालो, लेकिन शांति से मेरी बात को सोचना और फिर खुद ही निर्णय करना कि क्या तुम सही हो। अंशिका ने अपनी सहमति व्यक्त की। उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है। क्या वो अभय से खुद को दूर रखकर उसका हक नहीं मार रही है? क्या बात हो रही है माँ बेटी के बीच? पापा की आवाज़ कानों में पड़ी तो दोनों ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, अपनी बेटी को डांट रही हूँ, आजकल घर की ओर आती ही नहीं है। ये तो बात है भाई, बिटिया आजकल बहुत मशरूफ रहती है, लेकिन मैं खुश हूँ जिस तरह से अपना घर और काम संभाला है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी इतनी काबिल है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, पापा ने गर्व से कहा तो अंशिका मुस्कुराकर उनके सीने से लग गई। थैंक यू पापा। अरे मेरा बच्चा, उन्होंने उसके सर पर को चूमा। हमारा नन्हा शैतान नजर नहीं आ रहा? पापा, आपका नन्हा शैतान आपके दादा दादी के पास है, आया ही नहीं मेरे साथ। अच्छा जी, दादा दादी से इतना प्यार, नाना नानी से नहीं? चलो कोई बात नहीं, बच्चा है नन्हा सा। चलिए भाई, ऑफिस के लिए आए हैं, फटाफट चाय पिला दीजिए हमें। आज तो सारा घर इकट्ठे बैठकर पिएगा। दादा दादी, मम्मी पापा, भाई भाभी, अमर, अंशिका सब साथ में थे, बातें कर रहे थे और गुड़िया को खिला रहे थे। पहले पूनम जाकर अंशिका की ड्रेस सेलेक्ट करवा आई थी, फिर दोबारा उसे अपने साथ ले आई थी, और इन सब में शाम का पता ही नहीं चला कब वक्त गुजर गया। अंशी बताओ ना, ये ड्रेस पहनूं या नहीं? दोनों ही अच्छी हैं। आपका कौन से कमन है भाभी? इस बात का ही तो कन्फ्यूजन है, इसीलिए तो तुम्हें वापस साथ लाई हूँ। मैंने तुम्हारी ड्रेस सेलेक्ट करवाई, अब तुम आराम से मेरी करवाओ। तो ये वाला ठीक है, अंशिका ने कुछ सोच कर कहा और वापस गुड़िया के साथ खेलने लग गई। पक्का ना? तुम श्योर हो? अंशी, उसको छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए। पहले मुझे ड्रेस सेलेक्ट करवाओ, उसके बाद में खेल लेना। हाँ भाभी, ये अच्छी है, आप ये पहन लेना। अंशिका ने तो इतना समय लगाया ही नहीं था। उसका तो आजकल इन सब में दिल ही नहीं लगता। प्रेम के जाने के बाद तो शायद ही कभी मन से तैयार हुई हो, पर अब फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। आंखों में कुछ आकर ठहर गया, तभी पूनम की आवाज़ आई।
एक बार फिर से देखो ना, मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये ठीक रहेगी, अंशिका ने कहा और वापस गुड़िया के साथ खेलने में व्यस्त हो गई, जो खिलखिला रही थी। अंशिका की गुदगुदी करने पर हंस रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जिस ओर ध्यान गया था, उसे हटाने के लिए पूनम ने फिर से कहा, पता है भाभी, प्रेमांश के टाइम मुझे लगा था कि बेटी होगी। मैं और प्रेम दोनों ही बेटी चाहते थे। मुझे बेटियां बहुत पसंद है, कितनी प्यारी होती है ना। कोई बात नहीं, आपकी बार बेटी हो जाएगी, पूनम ने उसे तसल्ली देते हुए बेपरवाही से कहा और वापस ड्रेस तय करने लगी, जो उसने इधर उधर बिखेर दी थी। आपकी? अंशिका के मन में ये सवाल अटक गया। कैसे? क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं भाभी, यूं ही कुछ सोच रही थी। अच्छा बताओ, क्या सोच रही थी? बस कुछ नहीं। तो तुम्हारी हो गई ड्रेस तैयार? हाँ भाभी, आप सब तैयार करके आई हैं ना, बस वही पहनूंगी, कल टाइम नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप बताओ, क्यों चुप हो गई थी? पूनम ने उसके पास बैठते हुए कहा। अंशिका की आंखों में खालीपन साफ तौर पर देख सकती थी वो। मैं सोच रही थी, अभय ने मुझसे शादी को हाँ क्यों की? वो तो अभी किसी से भी शादी कर सकता था, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता था, फिर एक बच्चे की माँ से जो विधवा है। हाँ क्यों भरी? सिर्फ प्रेम के कहने से। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दूँ और प्रेम के वचनों से आज़ाद। पूनम के साथ अंशिका आचार विचार खुले तौर पर व्यक्त कर सकती थी, इसीलिए आज अपने मन की गांठें उसके सामने खोल दी। अभय तुम्हें पसंद करता है, प्यार करता है तुमसे अंशी, और कब से करता है यह खुद अभय को भी मालूम नहीं। अपने बड़े भाई के शब्दों का मान रखा, क्योंकि प्रेम ये बात जानते थे। अंशिका ने उन्हें हैरानी से देखा। पता नहीं अंशी, तुम क्या भ्रम पाल कर बैठी हो दिल में? पूनम ने आज उसे सच्चाई से रूबरू करवा ही दिया। आपको कैसे मालूम? अंशिका को अचरज हुआ। अमर ने बताया, और अमर को प्रेम ने। अभय खुद भी वहां था। प्रेम ने इतनी जिद क्यों पकड़ी अभय को वापस बुलाने की, वो भी जल्द से जल्द? कुछ था जो अटका हुआ था और उसे निकालना जरूरी था। क्यों अपने भाई से दिल खोलकर बात करने के बाद प्रेम की सांसें थम गई? किसका इंतजार कर रहे थे तब तक? तुम्हें और अभय को खुशियां देने के लिए प्रेम मौत से भी लड़ रहे थे, और तुम ना जाने कौन सी गलतफहमी में जी रही हो। होश में आओ अंशिका, अपने आसपास देखो, अभय के प्यार को महसूस करो। वो सिर्फ शादी निभा नहीं रहा है, तुम्हारे साथ जीने की कोशिश कर रहा है। तुम शुरुआत करो, वो तो कब का आगाज कर चुका है। तुम वहीं क्यों अटकी हुई हो? क्या उसकी आंखों में तुम अपने लिए फिक्र नहीं देख सकती? वो सहानुभूति नहीं, प्यार है। पूनम उसे समझा रही थी और वो तो जैसे जड़ हो गई थी। संभलते संभलते घर पहुंची। पूनम की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे कुछ याद आया तो सीधा प्रेम के कमरे में गई, एक चाबी निकाली और प्रेम के शब्दों को याद करते हुए उस अलमारी को खोला। मैंने तुम्हारी दूसरी वाली भी ढूंढ दी है अंशी, अलमारी में रखी है, लेकिन इसे तभी निकालना जब पहनने के लिए तैयार हो। वो जानता था अंशिका को कुछ वक्त लगेगा इस सदमे से बाहर निकलने में। प्रेम बस वक्त देना चाहता था उसे, लेकिन उम्मीद से परे अंशिका ने ज्यादा ही वक्त ले लिया। पर किसी को अपने दिल से निकाल कर दूसरे को वहां बसाना आसान नहीं होता। जिस पर बीतती है वही जानता है, खासकर तब जब अपने पति की बात हो। वो खत हाथ में लिए बैठी प्रेम से कही बात को याद कर रही थी, जो प्रेम की मौत से एक दो दिन पहले की बात थी। फिर प्रेम का जाना। अंशिका इन सब के बाद कहीं खो सी गई थी। कोई सुध-बुध ही नहीं रही उसे, ना ही कुछ याद रहा। वो मन से सजी ही नहीं कभी। उसने सजना संवरना सब छोड़ दिया था। जो था वो सिर्फ नाम का था। मांग में सिंदूर, ये चूड़ियां सब बस नाम के लिए ही रह गए थे। कभी ख्याल ही नहीं आया उसे बालियां पहनने का। उसकी आंखों के सामने अब सब था, उसकी बालियां, अभय के नोट्स, उसकी किताब पर उसका नाम और उसके नाम रूमानी शायरी, उसकी फोटो और साथ में प्रेम का खत, जिसे खोलकर पढ़ते हुए वो सर से पांव तक कांप उठी। दर्द और प्रेम की कैसी अनुभूति थी, समझ ही नहीं आया। कितना कुछ कह रखा था प्रेम ने उस खत में जिंदगी की नई शुरुआत को लेकर। कितने जज्बात उस खत में छोड़कर गया है वो, जिसका उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। कितना समय बर्बाद कर दिया उसने। पहले क्यों नहीं खुलासा हुआ इसका? उसे नहीं पता था इसमें उसके जीवन को बेहतर ढंग से जीने के सुझाव होंगे। प्रेम की ख्वाहिशें, प्रेम की इच्छाएं, प्रेम के सपने और प्रेम के आशीर्वाद और ढेरों शुभकामनाएं।
कोई भी शब्द निरर्थक नहीं था। वही था जो अब तक अर्थहीन जीवन जी रही थी। अंत में यही लिखा था, जानता हूँ तुम्हारे लिए नई शुरुआत करना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी करना दिल से करना। मेरी आत्मा की शांति का एकमात्र यही जरिया है कि तुम भी उसे मन से अपनाओ, क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत की है उससे तुमसे। तुम भी बदले में उसे मोहब्बत देना। मुझे बीच में नहीं आना था, लेकिन मैं आ गया। जिस तरह नियति तुम दोनों के बीच में लाई, उसी तरह निकाल भी दिया। मेरा किरदार इसीलिए चुना गया था कि अभय को अपने एहसासों जज्बातों का यकीन हो। वो खुद से खुद की पहचान कर सके। ना समझ कुछ समझा ही नहीं था। तुमसे बिछड़ने से उसे कितना परिपक्व बना दिया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। एक समय के लिए तुम्हारी जिंदगी में ठहराव आया। मैं बस उसी का एक पड़ाव था। तुम्हारी मंजिल अभय है। उसका प्यार बहुत गहरा है। जब तुम उस पर उतरोगे तब गहराई समझ पाओगी। जानता हूँ मुझे भूलना भी आसान नहीं, पर अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूँ। तुम भी मुझे बीच में मत लाना। अभय मेरा छोटा, मेरा प्यारा सा भाई है अंशिका। उसको बहुत प्यार देना, मेरे कहने से नहीं, अपने मन से। एक बार उस दिल से मुझे अलग करके देखो, तुम्हें अभय का चेहरा नजर आएगा। तुम मोहब्बत हो उसकी, उसके बारे में सोचना ज़रूर। तुम दोनों एक होकर रहोगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो फपक फपक कर रो पड़ी। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करे क्या ना करे। निशब्द होकर बैठी थी, आंखें भावहीन शून्य में निहार रही थी। मन में बहुत कुछ था, पर कहने की हिम्मत नहीं थी, ना ही सही शब्द टोल पाई अपने जज्बात जाहिर करने के लिए। इसीलिए सब कुछ समेट कर बैठ गई और खुद को संभालने का मौका देने लगी। ये बालियां तुम्हें कहाँ से मिली? कमरे में आते ही अभय का पहला सवाल यही था। आज पार्टी में जब उसका चेहरा देखा तो यकायक वो चौंक गया था। कानों में वही बालियां पहनी थी। इन्हें वो कैसे भूल सकता है? न जाने कितनी ही बार गौर से देखा था। हाथों में पकड़कर कई बार बातें की थी उन बालियों से, जो कभी अंशिका से नहीं कर पाया। बालियों को कहकर सुकून पा लेता था, लेकिन उसके पास तो एक ही बाली थी। क्या अंशिका ने अब तक दूसरी बाली संभाल कर रखी थी? फिर भी पूरी पार्टी में वो मौका ढूंढता रहा उससे अकेले में बात करने का, ताकि मिलकर पूछ सके कि ये किसने दी। और आते ही अपने कमरे में उस बाली को ढूंढा, पर नहीं मिली। कुछ किताबें और नोट्स भी गायब थे। क्या अंशिका ने सब देख लिया? परेशान था, उलझा हुआ था। इसीलिए हिचकिचाहट तो हुई, पर अब उसने जरा भी देर ना की पूछने की। मेरी है, अंशिका ने छोटा सा जवाब दिया। हाँ, मतलब पहले कभी देखी नहीं ना? अभय नजरें चुरा कर बोल रहा था। सच में अभय, आपने पहले कभी नहीं देखी? अभय को ये टोन सा लगा। मतलब काफ़ी टाइम से। वो एक्चुअली ये मुझे मिली थी तो मैंने अपने पास रख ली थी। कहाँ मिली थी आपको? अंशिका ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। याद नहीं, तुम्हें दोबारा मैं देना चाहता था तब, लेकिन दे नहीं पाया। अभय अपनी सफाई पेश कर रहा था टूटे फूटे शब्दों में। उसे ऐसे बौखलाता देख अंशिका को हंसी भी आ रही थी और उसकी हालत मज़ा भी दे रही थी, पर वो कुछ देर और अभय ने जारी रखना चाहती थी। मेरे पास तो दोनों ही नहीं थी। मुझे लगा चोरी हो गई, पर शुक्र है एक आपके पास मिल गई। और एक एक कहाँ मिली? अभय ने झट से पूछा। घर पर ही मिली। एक गुम हो गई थी ना, तो यहाँ वहाँ रख दी होगी, याद नहीं रहा। अंशिका ने बात बदल दी। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी बाली दे देनी चाहिए थी। मैंने तो प्रेम को भी बताया था, उन्होंने कहा था नहीं बनवा देंगे। देखो भूल गए और नहीं दी। अंशिका ने जैसी शिकायत की हो, वैसे ये पुराने वाली इन्होंने ही ढूंढी थी। चलो अच्छा हुआ, अब दोनों है तुम्हारे पास। अभय को अब यकीन हुआ कि भाई इतना श्योर क्यों थे, क्योंकि उन्होंने उसकी वो सब चीज़ें देख ली थी। अब दोनों है मेरे पास, अंशिका ने खोए हुए अंदाज में कहा, जैसे प्रेम उसकी रूह में बसा हुआ है और अभय उसके साथ है। दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों उसके पास हैं, हमेशा रहेंगे, उसी तरह जैसे उसके दोनों बालियां उसके पास हैं। आप कुछ कहेंगे नहीं क्या? कुछ भी कहना चाहती हूँ। अंशिका सब जानती थी, पर अब अभय के मुंह से सच सच सुनना चाहती थी। अभय नजरें चुरा गया। उसे नहीं पता कि वो सब कुछ जानती है। उसे लगा वो बस भाई ने उसे ही दी होगी। वो बाहर आकर बालकनी में खड़ा हो गया। कैसे बताए उसे कि उसने उसे कितना चाहा है? वो उसकी चाहत है जिसे उसने अपनी रूह में उतार लिया है। कहीं गलत ना समझ लें कि मैं उस पर नजरें रखे हुए था, अपनी ही सोच में उलझा हुआ था। तभी वो उसके पीछे आकर वहीं खड़ी हो गई। प्रेमांश कहाँ है? अभय ने उसे देख सवाल किया। वो आज पापा के साथ सोया है।
बहुत दिन हो गए जिद कर रहा था, लेकिन आएगा आधी रात को ही, जब उसे अपनी माँ की याद आएगी। अंशिका ने हंसकर कहा तो अभय भी होले से हंस दिया, प्रेमांश की हरकतें याद करके। आप चेंज कर लीजिए, कहकर वो जाने लगी। शायद वो उसे अभी नहीं बताना चाहता था और अंशिका ने भी उसका भ्रम बरकरार रखा। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए आगे बढ़ी, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसका सब सामान गायब था। अब जब सब सच पता चल ही गया है तो अपने मुंह से कह देना ठीक होगा। अगर वो गलत समझती है तब भी मैं यकीन दिलाऊंगा अपने प्यार का। अगर नहीं भी जानती है और अगर भाई या अमर ने कुछ ना बताया हो, तब भी हक रखती है जानने का। अपनी मोहब्बत की आजमाइश ही सही पर उसे करनी होगी। उसने लंबी सांस भरी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ अंशी, तुम सुनोगी मेरी बात? अंशी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। भाभी सच कहती हैं, वो दया नहीं प्यार है जो सच में उसकी आंखों में था। उसने कभी देखा ही नहीं तो कैसे समझ पाती? कहिए, मैं सुन रही हूँ। वो उकता गई थी दोहरी जिंदगी जीते जीते, अभय के साथ औपचारिक व्यवहार करते करते। अब सब कुछ ठीक होना चाहिए। बहुत वक्त हो गया ऐसे बोझ ढोते और जिंदगी ढोते नहीं, जिंदगी को जीती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब सच पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। कब से करता हूँ मैं खुद नहीं जानता, लेकिन बेहिसाब करता हूँ। इतना कि मुझे खुद को तकलीफ पहुँचाकर भी तुम्हारी खुशियाँ हासिल हों तो मुझे खुशी मिलती है। मैं तुम्हारी खुशी में खुश होता हूँ। तुम्हारी आंखों में ये उदासी अच्छी नहीं लगती। भाई को भूलना आसान नहीं है, ना ही मैं ये कहूँगा कि तुम उन्हें भूल जाओ, पर क्या उनके साथ मैं भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में एडजस्ट हो सकता हूँ? ज़रा सी जगह में ही सही। क्या हम संग संग चलेंगे उम्र भर? क्या तुम मुझे इस काबिल समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं जिंदगी भर? जो दिल में था आज उसने हिम्मत बटोर कर बोल ही दिया, बिना कोई भूमिका बांधे, कम शब्दों में। उसके लफ्जों में जज्बात बाहर निकल रहे थे। वो उसे एकटक देखते ही रह गई। कितने सादे ढंग से अपने दिल की बात कह दी उसने। कितना आराम मिला उसे ये सब सुनकर। कब से समझती आई थी कि वे शायद उस पर बोझ बन रही है, उसकी जिंदगी में रुकावट बन गई है, लेकिन नहीं। वो तो उसकी मोहब्बत थी जिसमें कोई दिखावा नहीं था तो बस प्यार। यही सुकून तो खो गया था, इसे ही तलाश रही थी वो, जो आज उसे मिल ही गया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाकर हाँ में गर्दन हिलाई तो अभय ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। एक कदम आज अंशिका ने बढ़ाया था तो एक कदम अभय ने। बस 2 कदमों की ही दूरी तो थी उन दोनों के दरमियान, जो आज मिट गई थी। 1 मिनट, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? अंशिका ने कहा। रुको तो सही। वो अंदर गया और एक छोटा सा बॉक्स लाया। क्या है इसमें? खोल कर देखो। वैसे ही बालियां थी जो अंशिका ने इस वक्त पहन रखी थी, लेकिन सोने की। ये आपने कब बनवाई? मैंने नहीं, भाई ने। एक दिन ज्वेलर का फोन आया था, भाई की डेथ के बाद जाकर तब मैं लाया। उन्होंने ये पहले ही बनवा दी थी, बस वक्त पर बन नहीं पाई थी और भाई तुम्हें दे नहीं पाए। लेकिन भाई अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। उन्होंने कहा था बनवा दूंगा, तो देखो बनवा दी। बस तुम्हें देना शायद मेरे हाथों से लिखा था। वो मुस्कुरा दी। एक बार फिर प्रेम की याद ने उसकी आंखें नम कर दी, पर अब उसने दोनों के साथ चलना सीख लिया था। अभय का साथ और प्रेम की यादें। जिंदगी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। अंशिका ने भी कभी खुद को चौराहे पर खड़ा पाया तो कभी दोराहे पर। उसकी समझ से एकदम परे था कि वह कौन सा रास्ता चुने। सफ़र मुश्किल था, लेकिन हर राह पर एक खूबसूरत साथी उसके साथ था। कभी अमर ने भाई बनकर मदद की तो कभी प्रेम ने पति बनकर हाथ आगे बढ़ाया, और जब कुछ उसके बस का नहीं था तब अभय ने दोस्त बनकर उसका साथ दिया। आगे का सफ़र अभय के साथ लिखा था। अभय था जो बीच राह में खड़ा अब तक उसका इंतज़ार कर रहा था। कितने वक्त तक अंशिका मोड़ पर खड़ी राह चुनने का इंतज़ार करती रही। अभय ने भी हिम्मत नहीं हारी। जब उसने अपनी राह चुन ली तो आगे बढ़कर उसे थाम लिया। अंशिका का आत्मविश्वास लौट आया था। अकेलापन दूर हो चुका था। माँ ने जिस सुकून की बात कही वो हासिल हो गया था। सबकी शुक्रगुजार रहेगी वो, अपने दोनों परिवारों की, जिन्होंने उसे भावनात्मक सहारा दिया। आगे का सफ़र यकीनन खूबसूरत होना था, क्योंकि दोनों साथ जो थे। अंशिका और अभय लॉन में झूले पर बैठे थे, एकटक आकाश को ताक रहे थे। टिमटिमाते तारे और पूरा चांद आसमान में अपनी अलग ही छाप छोड़ रहे थे। उसने अभय की ओर मुस्कुराते हुए देखा।
मुस्कुराकर ही अभय ने उसे अपनी बाहों में कस दिया, मानो उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता हो और खुद को एतबार कि अब सब ठीक है, दोनों साथ हैं। दोनों के चेहरों पर सुकून था, आसमान में निहारते हुए किसी अपने को बता रहे हों कि वो साथ हैं और हर दम रहेंगे। मैं तुम्हें मुझसे प्यार करना सिखा दूंगा, खुद का मुरीद बना दूंगा। वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से जीना सिखा दूंगा। तुम लाख दूर सही, पर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। अभय बेख्याली में मुस्कुरा दिया। अंशिका अब दूर नहीं, उसके पास थी, उसकी बाहों में। सामने से प्रेमांश आकर दोनों के सीने से लिपट गया। आज उनका परिवार मुकम्मल नजर आया, खुशी के साथ जीते हर पल नजर आया। दोनों ने प्रेमांश को कसकर गले लगा लिया और एक ने एक गाल पे किस किया, एक ने दूसरे गाल पे। बदले में उसने भी बारी बारी अपने मम्मी पापा को किस्सें दे डाली। दोनों ने उसे पेट में गुदगुदी की तो तीनों हंसने लगे। फिजा में खुशी की लहर दौड़ उठी, सारा माहौल उनकी हंसी से जगमगा उठा। ऊपर बालकनी में खड़े तीनों को देख माँ पापा के होंठों पे मुस्कुराहट और आंखों में नमी थी। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। उन्होंने ऊपर देखा तो जैसे दूर कहीं आसमान में बैठा प्रेम उनको देख मुस्कुरा रहा था और जैसे कह रहा हो, इश्क छुपता नहीं।